बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और इमरान ख़ान साहब एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। एक पेज पर किस तरह दिखाई दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा गया और उसमें इस्तदा की गई, दरख्वास्त की गई कि इमरान ख़ान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला है इसका मामला और सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन शहीद अरशद शरीफ साहब के कत्ल के मामले की तहकीकात के लिए एक फुल कोर्ट जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये ख़त लिखा गया, जबकि इमरान ख़ान साहब भी अरशद शरीफ साहब के मामले में इस मामले में कह चुके हैं कि फ़ुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया जाए। काफ़ी दिन हो गए ख़त लिखे हुए भी, लेकिन फ़ुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया गया। ज़ाहिर है ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक इख्तियार है, वो चाहें तो किसी के ख़त पर नोटिस लें, वो चाहें तो ना लें। बेंच की तश्कील देना भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ही काम है, उस पर भी उनको हदायत या कोई किसी किस्म का मशवरा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ख़ुद बेहतर जानते हैं कि उन्होंने उसको किस एक बेंच से कराना है। 2 रुकनी बेंच होगा या इस वक्त 15 की तादाद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो 15 जजेस ही होंगे। लेकिन बहरहाल अपोजिशन लीडर जो और एक बड़ी जमात के कायद इमरान ख़ान साहब, अपोजिशन लीडर तो नहीं है लेकिन बड़ी जमात के कायद हैं इमरान ख़ान साहब, उनकी तरफ से भी मुतालबा किया गया, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी मुतालबा किया गया। अरशद शरीफ साहब मरहूम शहीद की वालदा की जानिब से भी ख़त लिखा गया चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि उनको एतमाद नहीं है अपने तफ्तीशी इदारों के ऊपर। और अब नाज़रीन, बात जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पर कि मरहूम की वालदा की जानिब से ख़त लिखा गया, बिल्कुल उनका राइट है, बनता है कि वो चीफ़ जस्टिस से दरख्वास्त करें कि इस मामले पर अज़ खुद नोटिस लें। इमरान ख़ान साहब एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, उनका भी बिल्कुल राइट बनता है। वो इस वक्त अपोजिशन में बराह रास्त तो नहीं है, लेकिन बहरहाल बाकी जमातें एक तरफ हैं, ये एक तरफ हैं, तो इसका मतलब है कि ये अपोजिशन के अंदर ही हुए। उनकी तरफ से भी मुतालबा जायज़ है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी ख़त लिख रहे हैं कि फ़ुल कोर्ट बनाया जाए। अब इसके अंदर 2 बातें, क्या उनको अपने तफ्तीशी इदारों के ऊपर एतमाद नहीं है? क्या इमरान ख़ान साहब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो समझते हैं कि उनके जो तफ्तीशी इदारे हैं वो ठीक तफ्तीश नहीं करेंगे, इसलिए वो चीफ़ जस्टिस साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं कि फ़ुल कोर्ट जो है बनाया जाए? और दूसरी बात, फ़ुल कोर्ट बनाने की सिफारिश की जा रही है, जिससे पहले भी बात की कि क्या ये फ़ुल कोर्ट बनेगा या 1 या 2 या 3 या 4 जजेस बनेंगे, ये टोटल ही इख्तियार चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। फैज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़, ख़त लिखा गया है और ख़त में ये इस्तदा की गई है, बाकी देखें ये तो बिल्कुल मरहूम की वालदा, शहीद की वालदा की तरफ से भी लिखा गया ख़त, और हमारी तो अपनी भी दरख्वास्त होगी कि चीफ़ जस्टिस साहब इस मामले पे ख़त पे अज़ खुद नोटिस लेके जैसे भी वो मुनासिब समझते हैं, ताकि मरहूम जो है शहीद की वालदा की जो तड़प है उसको सुकून तो सारी ज़िंदगी नहीं आएगा, लेकिन अगर कातिल सामने आ गए, मुजरिम सामने आ गए, तो काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिल जाएगा। जी फैज़ साहब, क्या कहते हैं? मेरा पॉइंट इसके ऊपर ये है कि चीफ़ जस्टिस साहब को ये कहा जा रहा है कि फुल बेंच बना लें, शॉर्ट बेंच बना लें। चीफ़ जस्टिस साहब का टोटल इख्तियार है, वो चाहे अज़ खुद नोटिस भी ना लें, चाहे तो ले लें, 2 रुकनी बेंच बना दें। क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जहाँ तक ये बात है कि फुल कोर्ट जो है वो बैठ के इसकी, अगर ये मौक़िफ़ लिया जा रहा है कि फुल कोर्ट बैठ के इसकी तफ्तीश करे, तो ये तो बिल्कुल ही एक वज़ाहिरन गलत मौक़िफ़ है और मुझे लगता है ये होना भी नहीं चाहिए। अदालतें तफ्तीश नहीं करती। ये किया जा सकता है कि जिस तरह शादाब साहब, आपको याद होगा कि पैनमा के टाइम पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, एक JIT बनी थी, और उस JIT को ओवरसी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब कर रहे थे। इस तरह की बात हो सकती है, लेकिन अदालत ने खुद तो बैठकर 15 के 15 हमारे जजेस ने या 2 जजेस ने खुद बैठकर तो तफ्तीश नहीं करनी। उनका तो असल काम जो है वो तफ्तीश के बाद आता है, जब उन्होंने उस तफ्तीश के नतीजे के ऊपर अदालती कार्रवाई जो है वो आगे चलानी होती है। और वो भी मैं बड़े अदब से कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। वो भी बात जो है वो अगर मुल्ज़िम सामने आ जाती हैं तो वो वापस मुतल्लिका अदालत, नीचे ट्रायल कोर्ट में बात जाए, वहाँ पर मुकदमा शुरू हो, वहाँ से अपील आते आते सुप्रीम कोर्ट आए तो आए। अब बात यह है कि आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की है शादाब साहब, आपने कहा कि
आपने सवाल उठाया कि ये हो रहा क्यों है कि इमरान खान साहब तो बज़ाहिरन अपोजिशन हैं, उनकी तरफ से ये बात समझ आती है। अरशद शरीफ साहब अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, उनकी वालदा की तरफ से ये सवाल आया है, वहाँ से भी बात समझ आती है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं, जो हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, उनकी तरफ से ये बात क्यों की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और ये बात जब आप कर रहे थे तो मेरे जहन में बार बार सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि ये कितनी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हैं जो अभी हमारे मुल्क को देखना पड़ रही हैं कि ये पहली दफा नहीं है, ये आगे भी ऐसे ही होगा कि हमारी पॉलिटिकल डिवीजन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इस वक्त वजह जो मुझे समझ आती है ये ख़त लिखने की, वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब को पता है कि अगर फेडरल किसी बॉडी ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी तो इमरान खान साहब और PTI ने और काफ लीग वालों ने वो नहीं मानी कि जी वो उनकी हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो वो उसने उनके हिसाब का दी है। पंजाब पुलिस ने करके दे दी तो फेडरल ने नहीं मानना, नून लीग वगैरह PDM ने नहीं माना कि जी ये देखें ये क्या कह रही है, जो भी इसका नतीजा निकले। लेकिन बात यह है कि ये इस वजह से है क्योंकि हम इतनी ज़्यादा हमारे मुल्क में एक बाईपार्टिसन डिवाइड आ चुका है कि हमें अपने इदारों के ऊपर जो भरोसा है वो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एलिजेंस की हद तक भरोसा है। अगर हमारी कोई किसी बंदे की पार्टी की जिसकी वो सपोर्ट करता है उसकी हुकूमत है तो उसके अंडर जो पंजाब पुलिस है वो सच्ची है, अगर नून लीग आ जाएगी तो उसके अंडर पंजाब पुलिस जो है वो झूठी हो जाएगी। ये इस हद तक जा चुका है और मुझे लगता है कि बेशक कि मेरी नज़र में अदालतों का ये काम नहीं है और एक दफ़ा फिर से हम अदालतों को घसीट रहे हैं इस तरह के काम के अंदर कि वो आकर फिर से एक बड़ा एक अनफॉर्चुनेट दोनों इंसिडेंट थे कि उनके ऊपर फिर से नज़र करे और ये ज़रा एक डिस्प्यूट इस तरह से दोनों मामला है ना फैज़। एक तरफ जो इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ है, यकीनन उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं अब मैं बिल्कुल ये बात करूं कि दोनों की इंक्वायरी होनी चाहिए। अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल था उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जिसने भी जो भी ये इंक्वायरी के अंदर जो बंदा निकलता है कि उसकी ये उसने ये सारा कुछ करवाया है या जो इसके अंदर मुलव्विस हैं, सजा दें उनको, कड़ी से कड़ी सजा दें, जल्द से जल्द सजा दें। ये पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि हमारी ये वजह के इसके अंदर फिर से सुप्रीम कोर्ट को धकेला जा रहा है कि जी आप अंदर आए और आप इसके अंदर आके कुछ ना कुछ करें, वो ये है कि ताकि एक ऐसी, मेरी नज़र में जो इसके पीछे बात नज़र आती है वो ये है कि एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम हो या एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो जिसके ऊपर सारों को इतना एतमाद आ जाए कि ये बाई पार्टिसन डिवाइड में नहीं है, ये एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन हुई है जब वो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में होती है। जहाँ तक ये बात है कि बेंच जो है वो बन के और बेंच सुप्रीम कोर्ट का हो, तो मुझे नहीं ना सुप्रीम कोर्ट का बेंच तफ्तीश नहीं कर सकता, तफ्तीश का काम तो इन्वेस्टिगेशन। मसला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इस पर नोटिस लेते हैं और मामलात को लेकर आगे चलते हैं, कमीशन बेंच बना देते हैं एक, तो उस बेंच ने भी जाके ज़ाहिर है ख़ुद तो तफ्तीश नहीं करनी, उस बेंच ने भी इन्हीं मौजूदा इदारों से जो मुल्क में काम कर रहे हैं इन्हीं से तफ्तीश करवा के एक हतमी रिपोर्ट मैं बिल्कुल मेरा पॉइंट भी ये है कि देखें बेंच तो कुछ भी नहीं कर सकता, बेंच ये कर सकता, और मेरी नज़र में बेंच तो यहाँ बनना ही नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे, आप ये कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ला के उस बेंच के सामने रखें, आप उस बेंच के सामने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट किस तरह रखेंगे? उस बेंच का ट्रायल करने का काम नहीं है, ट्रायल का काम सेशन कोर्ट का है। ये बात ये तो फैक्ट फाइंडिंग होगा ना, फैक्ट फाइंडिंग की हद तक भी सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच फैक्ट फाइंडिंग के अंदर मुलव्वस नहीं हो सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच फैक्ट फाइंडिंग के अंदर मुलव्वस होता तो वो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट निचली अदालतों ने उसके ऊपर उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट से के खिलाफ को बात सुनने का सोचना भी नहीं है। अच्छा, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा से ज्यादा ये आप कर सकते हैं, देखें सुप्रीम कोर्ट की हद तक ज्यादा से ज्यादा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब नॉमिनेट हो जाएं जो JIT को ओवरसी करें। उस JIT के अंदर आप फेडरल भी डाल दें, एक या तो सेपरेट बना दी, उसके अंदर आई डोंट थिंक ये आई एम नॉट श्योर कि ये उस तरह लीगली पॉसिबल है या नहीं है। उसके अंदर बेशक पंजाब पुलिस की भी डाल दें ताकि दोनों तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन हो, उसकी एक तफ्तीश कराएं। वो जब तफ्तीश होती है वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर दें। लेकिन अगर मेरी नज़र में किसी भी तरह के जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर एक्टिवली ये इन्वेस्टिगेशन या फैक्ट फाइंडिंग या किसी भी तरह से सारी
मामले के अंदर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उनकी नजर आती है, तो फिर जो भी बंदा है उसका ट्रायल जो है वो तो मुतासर होगा। और ये तो आइन का आर्टिकल 10 बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि हर किसी के पास हक है एक फेयर ट्रायल का। तो मेरी नज़र में कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट डायनामिक्स भी देख कर ये सारे करने होती हैं ये, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर फिर से ये सारा मुद्दा डाल के उनसे कहना कि जी आप संभालें। अब बात यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो है वो बेसिकली वो अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं इस मामले से, चाहे वो इमरान खान साहब पर कातलाना हमले का मामला हो या ये मामला हो इसमें अरशद शरीफ शहीद वाला, वो प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी जान छुड़ाने के लिए चक्कर में। मुझे तो यही नजर आता है कि इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखने की ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को ये बात समझ आ गई है, और ये बात तो अब हरफे आम है कि अगर फेडरल हुकूमत ने एक इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट निकाली तो पीटीआई ने नहीं मानी। पीटीआई की जो पंजाब में हुकूमत है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट निकाली तो फेडरल ने नहीं मानी। तो ये इतना ज्यादा हमारे अंदर पॉलिटिकल डिवीजन आ गई है कि इसका और कोई हल नहीं है। तो मेरी नजर में आपकी बात दुरुस्त है कि वजीर आजम साहब ने अपने ऊपर से लायबिलिटी उतार के चीज सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है कि जी जो भी हुआ जी मैंने तो नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब इसको देख रहे थे, और उन्होंने अपने ऊपर से एक ये ज्यादा लीगल से ज्यादा अपने ऊपर से एक पॉलिटिकल बर्डन इसका हटा दी है ताकि किसी किस्म का पॉलिटिकल बैकलैश जो है वो उनके ऊपर इसका ना आए। लेकिन फैज़ इसमें तो बहुत से रास्ते निकले जा सकते थे, जैसे अब आप बता रहे हैं कि पॉलिटिकल मामलात होते हैं, इसमें FIA से 2 सीनियर तरीन लोगों को लिया जाए, सिंध से लिया जाए, बलूचिस्तान से, KPK से, पंजाब से, और एक कमेटी तश्कील दे दी जाए और वो कमेटी जो है वो तमाम चीज़ों को हरकत को देख के वो एक रिपोर्ट बना के बिल्कुल दुरुस्त, सारे सूबों से रिप्रेजेंटेशन आ जाए, फेडरल से भी रिप्रेजेंटेशन आ जाए, बात आपकी सही है। लेकिन इशू यहाँ पे ये है शादाब साहब कि क्या आपको लगता है कि हमारी सियासी लीडरशिप अक्रॉस पाकिस्तान में इतनी मैच्योरिटी है इस वक्त कि वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड पर रख के और कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपस में, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर देंगे? क्या आपको लगता है कि अगर पंजाब को फेडरल ने कहा कि हम एक टीम बना रही हैं, पंजाब पुलिस के 2 बंदे दे दो तो वो दे देंगे, या अगर पंजाब बना रही हो फेडरल को कहें तो वो दे देंगे? देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल कोऑपरेशन नाम की तो चीज ही नहीं है। एवरीवन इज आउट देयर टू पॉइंट स्कोर। बड़ी ये बात बुरी लगती है कहने के लिए, लेकिन अरशद शरीफ साहब की वफात पूरी हो ही नहीं थी और सियासी पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए थे कि ये उन्होंने करवाया और ये उन्होंने करवाया, और थ्योरीज बनानी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पॉलिटिक जो आप बात करें वो हो सकती थी अगर एक सर्टेन अमाउंट की पॉलिटिकल सिविलिटी इनके अंदर होती, एक पॉलिटिकल डेफरेंस होता एक दूसरे का, एक दूसरे की इज्जत होती, और जाती तौर पर नहीं तो पॉलिटिकल तौर पे एक दूसरे की इज्जत होती। लेकिन जहाँ पे मतलब इतनी भी पॉलिटिकल और जो कॉपरेशन है वो इनकी होती नजर नहीं आ रही। तो ये जो आप वाली बात है, ये बात इसीलिए मैं आपसे बात के ये शो के शुरू में ही मैंने ये बात की कि बात ये है कि ये बात वापस सुप्रीम कोर्ट के पास इसीलिए फेंक दी गई है क्योंकि यहाँ पर बाई पार्टीजन डिवाइड इतना है कि ये पता है कि अगर फेडरल की एजेंसी ने एक रिपोर्ट निकाली तो प्रोविंस ने नहीं मानना, पीटीआई ने नहीं माना। अगर पीटीआई की जो हुकूमत है पंजाब उनके अंदर एक निकली रिपोर्ट तो वो फेडरल ने कहना हम नहीं मानते। लेकिन फैज़ आप ये देखें कि हम दूसरा जो इसके साथ लिंक कर रहे थे, इमरान खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ था, उसको तो वो पंजाब में हुआ था, पंजाब में ही सारा जो वाक़या हुआ, और JIT अभी तक उसके ऊपर कोई प्रॉपर तश्कील नहीं दी जा सकी। यहाँ तो किसी फेडरल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो किसी और सूबे की ज़रूरत नहीं है, जो करना है पंजाब की हुकूमत ने ही करना है। सर JIT तो अगली बात है। आपको याद होगा कि FIR के ऊपर कितना शोर शराबा और रोला मचा था पंजाब के अंदर। खान साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब की एक डिसएग्रीमेंट सामने आ गई थी FIR की सिर्फ हद तक। तो मैं आपको यही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस मुल्क में सियासी लीडर बहुत हैं, सियासी मैच्योरिटी ज़ीरो है, और हर एक ये एक जंग का मैदान बना हुआ है अपने इत्तेहादियों में भी। बात यह है कि इमरान खान साहब वाली उस जो उनके ऊपर हमला था, उस हमले के खिलाफ अब जिस तरह इमीडिएट आफ्टरमैथ में भी उस हमले के देख लें कि जी एक बंदा पकड़ा गया, वो बंदा पुलिस लेके गई, पुलिस ने उसका वीडियो बयान बनाया, बयान बना के और मीडिया को रिलीज। क्यों हुआ? उसकी इन्वेस्टिगेशन करें किस तरह हुआ है वो। आपने अपना केस, अगर तो वो बंदा झूठा, उसकी बयान जो है वो उसका कोई झूठा बयान करा के उन्होंने रिलीज किए, किस तरह की है इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, किसने उसको
जो है वो पब्लिक की है। और जहां तक बात आपकी है कि ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अगर पंजाब हुकूमत की ही हदूद थी जो कि थी, तो उसके अंदर अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई मेजर जो स्टेप है वो क्यों नहीं लिया गया। मेजॉरिटी आपके इस वक्त जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे पीटीआई के मिनिस्टर्स हैं, तो क्यों नहीं लिया कोई स्टेप? व्हाई इज नथिंग हैपनिंग? ये इतनी खामोशी और इतना सुकून क्यों है सारी बात के ऊपर? तो ये समझ नहीं आती और मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ तो अनकरीब हल। लेकिन फैज क्या हल निकलेगा आप ये देखें, तो हल के लिए ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, देखे ना, हल के लिए ही तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लेटर भेज दी। हमारे वो बड़े प्यारे हल के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेटर भेज के कहा कि जी आप जो कर सकते हैं वो कर लें, हमारे पास तो इसका हल कोई नहीं है। तो ये तो हमारी हालत हुई हुई है। मैं वही बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर वापस खत लिख के कहा कि आप देख लें। शहीद हो गए, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनके बच्चे हैं, फैमिली है, माँ डिस्टर्ब है, सब कुछ हो रहा है। मैं आपको बताऊं, हमारा जो मीडिया है ना, हमारा मीडिया भी इस तरह कह के हम बड़ा लंबा इसको लेके चल पड़े हैं। अदरवाइज़ हमारे मीडिया का मजाज ये है कि 2 से 4 दिन 5 दिन हम किसी चीज़ को एक हाइप क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर हम खामोशी से उससे पीछे हो जाते हैं। अब खुदा न खास्ता अरशद शरीफ साहब के मामले में भी आप देखेंगे वो हाइप नहीं रही, पीछे होते गए, तो फिर ये भी डेड हो जाएगा। ना कभी किसी को पता लगेगा कि वो नैरोबी क्या करने गए थे, ना ये पता लगेगा तशद्दुद हुआ था, ना ये पता लगेगा कि उस शरीफुल नफ्स इंसान को क्यों बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये तमाम मामलात उसी के तरह मतलब जो है वो बिल्कुल मनो मिट्टी के तले दब जाएंगे। बात इसमें यह है जो उनकी वालदा है, हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, इसके अंदर एक शराब की सी कंडीशन है। इवन मैं आपको बताऊं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बैन अल-अक़वामी तौर पर भी जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और बाकी के जो सहाफ़ी हैं बाहर के ममालिक में जो काम करते हैं, वो भी इस इशू को इतना लाइट नहीं ले रहे। अब इसमें तमाम सिचुएशन के अंदर मामलात, फिर वही बात कि हमारा तो रिवाज है, अभी हम लेके चल रहे हैं, हम शोर डाल रहे हैं, हम कह रहे हैं बड़ा जुल्म हो गया, ज़्यादती हो गई। कुछ दिन बाद फैजुल्ला, मैं और आप भी इस बैठ के इस प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, तो क्या हम नए टॉपिक्स की तरफ चले गए होंगे? यहाँ तो हर रोज़ हर 1 घंटे बाद एक नई खबर आ जाती है, हर नए घंटे बाद एक नई डेवलपमेंट हो जाती है। तो फैज फिर क्या ख़त्म समझिए हम इसको? नहीं, मैं वही बात करूँ कि जब तक इसके ऊपर एक प्रोएक्टिव उसमें नहीं आएगा तो मतलब अब आप और मैं निकल के तो इसकी तफ्तीश नहीं कर सकते। जो स्टेट फंक्शनरीज हैं, जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, उनका ये मकसद है, उनका ये काम है कि इसके ऊपर जो है वो एक फर्वर के साथ एक्शन लें, लेकिन वो नहीं ले रहे। और देखते हैं अब आगे किस तरह ये जो ख़त है इसकी क्या इसका क्या नतीजा निकलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अभी ये देखते हैं और उसके बाद हमें कुछ ना कुछ इसका जो है वो कुछ ना कोई नतीजा तो इसका निकलेगा। बिल्कुल ठीक है फैजुल्ला, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, तोशा खाना से मुतालिक काफ़ी इंकशाफात हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से तरदीद की जा रही है और जो मुस्लिम लीग नून है वो शाहजेब खानज़ादा साहब के उस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और मरियम बीबी के ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं, उस पर डिस्कस करेंगे कानूनी हैसियत क्या है उसकी। वेलकम बैक नाज़रीन, तोशा खाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तोशा खाना क्या है ये भी फैजुल्ला से पूछेंगे और तोशा खाना के तहाइफ के मामलात जो हैं वो भी सामने आ गए हैं। इससे पहले साबिक हुक्मरानों पर भी तोशा खाना के तहाइफ से मुतालिक अपने पर्सनल इस्तेमाल में ले जाने के चीज़ें सामने आई और इस मरतबा भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक मामला सामने आया जो अभी सिर्फ़ इल्ज़ामात की हद तक है और उसमें एक उमर फ़ारूक ज़हूर साहब हैं, कोई बिज़नेसमैन है, उनको पेश किया गया शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम के अंदर और उसमें उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए कि घड़ी उनको फ़रा गोगी साहिबा के ज़रिए फ़रोख्त की गई थी, कीमत भी बताई गई, डिटेल्स बताई गई। और उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, उनके हमारी लीगल टीम इसके ऊपर काम कर रही है और हमारी टीम जो है वो चैनल को भी और शाहजेब खानज़ादा साहब को भी और उमर फ़ारूक ज़हूर साहब को भी सू करेगी UAE की अदालतों में, UK की अदालतों में और पाकिस्तान की अदालतों में।
मामलात क्या हैं, कैसे चलेंगे? फैजुल्लाह, तोशा खाना है क्या, ये पहले मुख्तसर हमारे नाज़रीन को बता दें। देखिए, तोशा खाना ये जो स्टेट डिग्निटरीज बाहर से आती हैं या जो हमारे जो स्टेट डिग्निटरीज हैं वो बाहर जाती हैं, तो ज़्यादातर एक एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होता है। जिस तरह करंटली जो एक इशू हुआ है वो ग्राफ की घड़ी है, पेन है, कफलिंग्स हैं और अंगूठी है जो मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब को दिया। तो इस तरह के जब गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं तो वापस आके एक कह लें एक डिपार्टमेंट है या एक बॉडी है तोशाखाना के नाम से, उसमें वो डिक्लेयर होता है, स्टेट गिफ्ट्स उसमें जमा होती हैं। ये एक अकाउंटेबिलिटी का तरीका है कि आप वहाँ जाएं, आप वहाँ जाके जमा करवाएं। उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ उसमें से पसंद आ गई है जो आपने लेनी है, तो आप फिर उसकी मार्केट वैल्यू असेस करवाती हैं। उसकी एक असेसमेंट होती है कि इतनी मार्केट वैल्यू है। प्रीवियसली था कि आपने 20% उस मार्केट वैल्यू का जमा करवाना है और वो चीज़ आपने ले लेनी है। इमरान खान साहब की हुकूमत ने 2018 के अंदर इसमें तरमीम करके 50% कर दिया था। और अच्छा, यानी कि पहले 20% था और उसके बाद खान साहब की हुकूमत ने उससे 50% कहा था कि 50% अदायगी। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम हुआ है। जो करंट इल्ज़ाम है उसके तहत 2018 दिसंबर के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत ने इसको 50% कर दिया और फिर 2019 जनवरी में इमरान खान साहब ने जमा 20% ही कराई। अच्छा, तो वो जरा थोड़ा सा ये ऑन पेपर तो बात बड़ी अच्छी लगी है, लेकिन जो असल प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हुआ है, इसके अंदर प्रॉब्लम करंटली जो है वो ये आई है कि एक ये जो ग्राफ की घड़ी है, इसके अंदर पेन है, साथ अंगूठी है और कफलिंग्स है। ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब को एज अ गिफ्ट दिया और इसके अंदर बहुत ये दिस इज़ अ वन ऑफ अ काइंड जो है वो आइटम है। पूरी दुनिया के अंदर ये एक ही है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर ग्राफ जो दुनिया का परहैप्स लीडिंग ज्वेलरी ब्रांड है, उससे ऑर्डर पर बनवाई गई ये चीज़ें और ये पूरी दुनिया में हर चीज़ सिर्फ एक एग्जिस्ट करती है। अब वो चीज़ें इमरान खान साहब को तोहफे में दी गई। अब इशू ये आ रहा है कि इमरान खान साहब ने इसमें दो बेसिक जो कंट्रोवर्सीज हैं वो दो हैं। पहला ये है कि इमरान खान साहब ने 2 करोड़ रुपए जमा करवाए। क्यों? क्योंकि इसकी जो मार्केट वैल्यू तय हुई वो 10 करोड़ रुपए तय हुई, लेकिन जो असल और इसको फिर बेचा गया तकरीबन आप कह लें उस टाइम के 28-30 करोड़ रुपए में, और जो इसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू ग्राफ ने बताई है वो एस्टिमेटेड $12 मिलियन है, जो कि आप समझ लें कि 1 अरब से ऊपर का गालिबन बनता है, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं है। तो आप अब ये देखें कि प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि क्या इसको इंटेंशनली जो ये ग्राफ की ये सारा सेट था, क्या इसको इंटेंशनली अंडर वैल्यू करवाया गया, ताकि अगर देखें अगर इसको 28 करोड़ भी बताया जाता, अगर इसको 28 करोड़ या 30 करोड़ बताया जाता, 1 अरब बताया जाता, तो उसका तो 20% भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसको 10 करोड़ लगा के क्या इसको जानबूझकर अंडर वैल्यू करवाया गया? दूसरा ये कि आपने अगर तरमीम कर दी थी कि दिसंबर के अंदर के 50% जमा करवाना, तो फिर आपने खुद 20% क्यों जमा करवाया? ये दूसरा क्वेश्चन उठ जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि जो वो स्टोरी ब्रेक हुई है शाहजेब खानजादा साहब के उसमें, उससे तीसरा सवाल ये उठता है कि ये जब बेची गई, अगर तो वो स्टोरी दुरुस्त है, ये बेची गई तो पैसे कैश में क्यों लिए गए, वाइल एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में क्यों नहीं लिए गए? वो पैसे पाकिस्तान आके इमीडिएटली एक एमनेस्टी स्कीम में कैश जो है वो ब्लैक से वाइट हो जाता है। और फिर इसमें एक इशू जो पीटीआई की अपनी तरफ से इसका दिफा आया है वो ये आया है कि जी उमर जहूर साहब जो हैं वो झूठ बोल रही हैं। ये असल में तो इस्लामाबाद में ही एक दुकान पर बेच दी गई 5 करोड़ रुपए में, और जो रिसीट है उस इस्लामाबाद वाली दुकान की, एज द न्यूज स्टोरी गोज, वो रिसीट 5 हाथ से लिखी गई एक लेटर हेड पर एक रिसीट है 5 करोड़ रुपए की, और उस रिसीट की तारीख और तोशा खाना में पैसे जमा होने की तारीख एक ही है। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल उठ जाता है,
कि अगर 10 करोड़ रुपए की घड़ी आपने उस सेट की मार्केट वैल्यू खुद लगवाई है 10 करोड़ रुपए, आपने अच्छा, ये जमा स्टेट 2 बैंक की करोड़ जिम्मेदारी नहीं होती कि स्टेट बैंक उसकी वैल्यू लगाए? नहीं, ये तो बेसिकली इसके अंदर एफपीआर का जो एक एफपीआर, सॉरी, जी एफपीआर का एक है, लेकिन असल में यहाँ पे होता है एक मार्केट अप्रेजर आना होता है। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें, अब एफपीआर वालों को एक फाइनेंशियल साइड तो पता है चीजों की, लेकिन एफपीआर वालों को तो ये नहीं पता कि इस घड़ी के ऊपर इतने डायमंड लगे हुए हैं, डायमंड की ये क्लैरिटी है, इन डायमंड का ये वैल्यू बनती है, इतने डायमंड है, ये चीज एफपीआर का तो कोई बंदा भी आपको नहीं बता सकता, अनलेस उसका कोई पर्सनल इसमें कभी कभी लोगों को किन्हीं चीजों का शौक होता है तो उसे किसी ने इंफॉर्मेशन गैदर की हो, तो एक मार्केट अप्रेजल इसका करवाना पड़ता है। उसके अंदर एक मार्केट का बंदा आता है जिसको हो कि इसको इस चीज का इल्म है। अब बात यह है कि सेम डे पैसे तोशाखाना में जमा होती हैं, एज द न्यूज स्टोरी गोज, सेम डे पैसे तोशाखाना में जमा होती हैं, सेम डे वो बिक जाती है, और बिकती है जो आपने मार्केट वैल्यू लगवाई है उससे हाफ पे। ये लॉजिकली अगर आप देखें शादाब साहब, तो इसकी कोई सेंस नहीं नजर 50% आप कह तो रहे थे कि वो किया, यानी कि जो मार्केट वैल्यू है उसका 50% ही देंगे ना? नहीं, मैं आपको फिर समझाता हूं। तोशाखाना में मार्केट वैल्यू का 20% जमा करवाया, मार्केट वैल्यू लगी 10 करोड़, आपने जमा करवाया 2 करोड़, ये हो गया 20%। आपने सेम डे जो आपकी जो पीटीआई का दफा है वो ये है कि हमने बेच दी वो एक इस्लामाबाद में किसी बंदे को, उमर फारूक। अब जो इस्लामाबाद में जिस बंदे को पीटीआई कहती है कि हमने बेची है, उसको उन्होंने जिस दिन तोशाखाना में पैसे जमा हुए हैं उसी दिन रसीद के तहत बेची है, और बेची मार्केट वैल्यू की 50% पे है। तो ये जल्दबाजी की वजह जो है नहीं समझ आती, और लॉजिकली स्पीकिंग इसके अंदर ज्यादा सेंस इस कहानी में नहीं नजर आ रही। और उमर फारूक साहब के पास फिर ये घड़ी कहां से पहुंची? उनका तो दावा है कि फराग हो गई है। फैज मुझे तो ये वो बताएं घड़ी कहां से पहुंची? सॉरी सिर्फ एक मिनट, बात ये कि उनके पास घड़ी तो है, उनके कब्जे में वो घड़ी तो है, उन्होंने कैमरा पे वो घड़ी दिखाई है कि जी ये वो पेन है, ये वो घड़ी है, ये वो कफलिंग है, ये वो अंगूठी है। तो बात ये है कि उनके पास ये घड़ी जो है वो किस तरह पहुंची है, और अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। और इमरान खान साहब के लिए ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि अगर तो ये बात निकल आई कि जो ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि एक अंडर वैल्यू की गई है, और तोशाखाना में जो पैसे हैं वो भी पूरे नहीं जमा करवाए गए, तो वो तो फिर करप्शन के जुमरे में बात आ जाती है। और वो फैजुल्लाह कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी कि नहीं होगी? देखें, ये एक दूसरे के ऊपर सियासतदानों का कीचड़ उछालना, आप साबिक इमरान खान साहब का दौर देख लें, उसमें वो हर सियासतदान, चाहे वो खाकान अब्बासी साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम साहिबा, ख्वाजा साद रफ़ीक, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब, तमाम लोग बीच में थे। कुछ साबित नहीं हुआ अभी तक। अदालतों में ट्रायल चल रहा है, पाकिस्तान के खजाने से करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च किया गया, एक धेले की रिकवरी नहीं हुई, एक धेला वसूल नहीं किया गया किसी पॉलिटिशियन से। अब आप उसके अंदर नैब की फीस, प्रोसिक्यूटर्स की फीस, तमाम अखराजात लगा के देखें। अब यहाँ पर एक नई चीज़ शुरू कर दी गई है, तोशाखाना तोशाखाना तोशाखाना। क्या तोशाखाना में कुछ साबित होगा? फैजुल्लाह कब निकलेंगे भाई हम इन चीज़ों से? हम या तो कोई ऐसे इल्ज़ामात लगाएं, या तो हम ऐसे केसेस बनाएं कि सियासतदानों को पूरा टाइट कर दिया, साल के लिए 10 साल के लिए अंदर है, साबित हो गया इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना लगा है, साल के लिए 2 साल के अंदर। भाई होना कुछ नहीं है, कौमी खजाने को मुसलसल नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मेरे आपके टैक्स के पैसे, मैं इस बात पे आपके साथ इख्तिलाफ ये करूंगा, क्या किया जाए? छोड़ दें इसको, प्रोसिक्यूट ही ना सर। नहीं, आप प्रॉपर करें ना। लेट्स सपोज ये अंडर वैल्यू करके इसके ऊपर से पता चलता है कि आपने एक वो चीज है जो कानूनी तौर पे डिफाइन होती है। मैं आपको आज लिख के दे दूं, ये तोशाखाना का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैं सिर्फ रिजल्ट एवनफील्ड का या इस तरह का जो चीजें निकली, देखिए आप एवनफील्ड का ट्रायल मुकम्मल होके अपील भी डिसाइड हो गई है, मैं सिर्फ ये बात बाहर आ गए ना। नहीं तो वो उस हिसाब से तो जो भी बंदा अगर किसी केस से बाइज्जत बरी हो जाता है उसके यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई अगर आप प्रॉपर तैयारी से नहीं आ रहे, आप मेरे आपके टैक्स के पैसे से क्यों आप इतना खर्चा कर रहे हैं? ये बिल्कुल भी मैं इस
आपसे आपसे माजरत के साथ एग्री नहीं नहीं, आप बगैर माजरत के बात ये है कि स्टेट एजेंसीज का काम है प्रोसिक्यूट करना, स्टेट एजेंसीज का काम सजा देना नहीं है, वो अदालत सर स्टेट एजेंसीज प्रोसिक्यूट नहीं करेंगी, करोड़ रुपया वो खर्च कर लेते हैं। बात ये है पनामा का मामला आया, करोड़ों रुपया खर्च किया, पिछली हुकूमत कहां का टीमें गई पनामा के मामले में। नैब वाली जो सारी कार्रवाई पिछली हुकूमत में हुई वो उस मुल्क में सारों ने देखा और वो बज़ाहिर नजर आता है। इसका भी कुछ नहीं होना तोशा खाना का, मेरे से आप लिखवा लें, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ एक दूसरे पे कीचड़ उछालना है, एक दूसरे के वो पजामे उतारने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं निकल रहा है। तो फिर क्या करें, छोड़ देते हैं। जो वो कोई सियासतदान जो है वो अगर करप्शन करते हैं, आप पक्का हाथ मारे। आप देखें फैज मेरी बात सुनिए, आप ये एविडेंस लेके टीवी पे आ जाते हैं कि जी इमरान खान साहब ये बात गलत है। आप मुझे बताएं पक्का हाथ क्या है? पक्का यही आता कि आप टीवी पे एविडेंस ना लेके आओ, आप एविडेंस अदालतों में पेश करो। नहीं, टीवी पे अगर कोई सबूत है तो आप टीवी में आते हैं, मेरे प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में, इधर दो बातें मिलती नहीं है। सॉरी, टीवी पे एविडेंस लाने से पक्का हाथ का क्या लेना? पक्का हाथ ये है कि आप इतना वक्त इधर टीवी पे लाने से कर रहे हैं। नहीं, पक्का टीवी पे तब लाया जाता है जब किसी को इंसल्ट करनी हो। सिर्फ पक्का हाथ आप सिर्फ मसला ये है कि ये इमरान खान साहब की इंसल्ट करना चाह रहे हैं, वरना तोशा खाना में कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी ये बात नहीं। या तो आप कहते हैं कि ठीक है इमरान खान साहब को छोड़ दें, अगर तोशा खाना के अंदर उन्होंने कोई थोड़ी बहुत करप्शन ना छोड़े भाई, अगर कुछ है लेकिन बात ये है नहीं, टीवी के ऊपर लाने से और पक्का हाथ डालने में ये दोनों बातें सेम नहीं है। आप टीवी के ऊपर ला भी सकते हैं और आपका केस सच्चा भी हो सकता है, ये दोनों चीजें इकट्ठी एक बात सच्ची पे आप तब लाएं जब आप प्रूफ कर दें, आप अदालत में साबित करके सजा दिलवा दें। आप टीवी पे ले, टीवी पे ये खान साहब ने किया, उन्होंने भी गलत किया। टीवी पे हुकूमत नहीं लाई, टीवी पे एक निजी टीवी चैनल लाया। पहली बात ये होगी। सिर्फ एक मिनट ना, टीवी पे चैनल पे कैसे आता है यार? अब फैजुल्लाह टीवी पर हुकूमत नहीं लाई, टीवी पर निजी टीवी चैनल आया। पहली बात। दूसरी बात कि क्या करें, इस पे कुछ भी नहीं करते, ना अवाम को बताते हैं कि किस तरह का इल्जाम है। पक्का हाथ ये नहीं होता कि आप टीवी पे ना लाए, पक्का हाथ ये होता है कि अगर आपने प्रोसिक्यूट करना है तो फिर आप जल्द से जल्द प्रोसिक्यूट करें, बजाय सिर्फ एक में मेरी बात मुकम्मल होते। पक्का हाथ तब होगा अगर आप प्रोसिक्यूट करें उस नियत से कि आपने प्रोसिक्यूट करना है, ना कि इस नियत से कि आपने सिर्फ हरासा करना है। पक्का हाथ ये होगा कि आपके पास जो शवाहिद होंगे वो आप जल्द से जल्द अदालतों में जमा करवाएंगे, ना इसके कि आप बंदे को गिरफ्तार करके उसको रिमांड के अंदर जलील करते ना और एंड में आप अपनी शवाहिद जो है अदालत में जमा ना करवाएं। पक्का हाथ वो होगा कि आप अगर प्रोसिक्यूट कर रही हैं, आप इस नियत से प्रोसिक्यूट कर रही हैं कि मैंने अगले को हिरासत में नहीं लेना, जो रिमांड का पीरियड है या उसकी बेल रुकवाने के लिए, सिर्फ तंग करने के लिए मैंने प्रोसिक्यूट करना है, कानूनी कार्रवाई करना है, ज़ाब्ता फॉलो करना है, आइन फॉलो करना है और मैंने प्रोसिक्यूशन करनी है। अगर ये सारी चीजें फॉलो होती हैं, अगर आपकी ये नियत है, आप करें। टीवी पर शवाहिद लाने ना लाने से पक्का हाथ नहीं होता। नैब के ऊपर आज दिन तक जितनी तनकीद हुई है, मैंने खुद की है, आपने की और इस मुल्क के हर सेंसिबल आदमी ने की है, उसने सिर्फ ये बात की है कि नैब आपने इस्तेमाल किया हिरासा करने के लिए, नैब आपने इस्तेमाल किया तंग करने के लिए। नैब आज भी एविडेंस नहीं लाके दे सक रही, नैब आज भी एविडेंस जो है वो अपने मुकदमात के अंदर। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, सिर्फ एक मिनट, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर यहाँ पे प्रोसिक्यूशन होनी है, नियत सही हो, लेकिन ये आप नहीं कर सकते कि एक दफा पास में माजी में कोई चीज हुई तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन ही छोड़ दें और जो बंदा जितनी करप्शन करे आप कहें जी नैब एक दफा गलत इस्तेमाल हुई थी तो आप रहने दें। बात ये है कि अगर हुकूमत की नियत है, आप मेरी सुने जी, इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना, घड़ी, गोगी फरा, ये वो सारा शुरू हो गए। अब अगर कल को साबित नहीं करते तो जो उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये मैं पुराने हुक्मरानों के लिए भी कह रहा हूं, इससे पहले भी जो उनके साथ हुआ था इमरान खान साहब के दौर में, अगर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब के खिलाफ ये तोशा खाना, ये घड़ी साबित नहीं होती, अदालत उनको बाइज्जत बरी करती है, तो जनाब फैज साहब जो उनके साथ यहाँ पर टीवी चैनल्स पर हम बैठ के कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो अखबारात में, जो जलसे जुलूसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये बातें की जा रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मुझे इस पे मुतमईन कर। नहीं, टीवी चैनल्स पे जलसे जुलूसों में कौन बैठ के क्या कर रहा है? हमने आपके सामने या फॉर एग्जांपल कोई भी टीवी चैनल है, वही बात कर रहा हूँ, बाद में मुझे ये ना कहा जाए कि ये तो मैं बात कर रहा हूं जो इमरान खान के जमाने में हुआ वो भी गलत हुआ, जो अब ये हो रहा है ये भी गलत हो रहा है। नहीं वो बात की मैं देखें, मुझे जान से आपसे इख्तिलाफ मैं आपको बताता हूं मुझे किस बात पे हो रहा है। मुझे इस बात पे हो रहा है कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? बोले ही कोई नहीं, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में बंद कर दें,
कुछ हो ही नहीं, ये मौकफ अगर आए है तो उसके सामने फैज भाई अदालतों में प्रूफ करें। नहीं अदालतों में तो ये बात जानी है, अदालतों में ना तो ये नवाज बात शरीफ जानी पे, है, ना शहबाज शरीफ पे, ना मरियम बीबी पे, ना इमरान खान पे बिल्कुल कीचड़ में उछालें, अदालतों में अपने केस लेके जाएं, बिल्कुल आपकी बात प्रूफ करें। लेकिन प्रेस यहाँ कॉन्फ्रेंस 2-2 घंटे के फैसला हम शो कर लेते हैं, नहीं कह सकते, 2-2 घंटे के हम शो कर लेते हैं, जब अदालतों में जाते हैं पूछे एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को आप वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि अभी तक प्रोसिक्यूशन शुरू नहीं हुई है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ ना बोलें। मतलब हमने तनकीद की है, आप एक इज्जत तमीज के दायरे में रहकर बोलें। आप इल्जाम जो है, अगर आपके पास एक बादी और नजर का सबूत है तो आप बेशक लगा दें। दो तरह के इल्जाम है और मैं खोल के आप ये बोल देता हूं, दो तरह के इल्जाम है। एक है कि जी ये न्यूज स्टोरी ब्रेक हुई है, उसमें ये 6 फैक्ट्स आई हैं, इन 6 फैक्ट के तहत ये हमें नजर आ रहा है, ठीक है ना, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। एक ये चीज होती है, एक ये चीज होती है कि एक बंदे के ऊपर गोली चलती है और अभी पता ही नहीं है कि मतलब किसने चलाई है, क्या किया, जो बंदा है वो पकड़ा गया और इल्जाम 3 लोगों पे लगा दिया जाता है और कहते हैं कि इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दो, जिसकी कोई बुनियाद नहीं नजर के नाम आप एफआईआर में डाल दें। अब बाद में पता लगे दूर दूर तक उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है, फैसला प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। 3 लोगों का नाम आप एफआईआर में डाल दें, अखबार में दे दें, टीवी में दे दें, बाद में पता लगे बेचारों को पता ही कोई नहीं है। मैं ये क्या बात कहना चाह रहा था नाज़रीन, तो आपको इतना ही आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।